भाई हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका क्या नाम था, मुझे लगा भूल गए होंगे आप लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया। कितने फॉर्मूला अभी तक पढ़ाया गया आपको? दो। कितने फॉर्मूला? दो। पहला कौन सा फॉर्मूला था? केपी केसी। बताओ केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर क्या होता है? डेल्टा एनजी। तो केपी केसी में क्या रिलेशन होता है वो बताया गया था। और डेल्टा एनजी अगर जीरो हो जाता था तो केपी केसी आपस में बराबर होता था। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर होगा तो केपी ग्रेटर होगा, डेल्टा एनजी लेस देन होगा तो केपी लेस देन केसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बताया गया था। उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या आप लोग बताइए भाई, केपी केसी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? और केपी केसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया था। या तो केपी केसी निकालना है तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है, या तो वो डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पे गिवन होता था या तो इनिशियली गिवन होता था, है ना। अगर इनिशियल गिवन होता था तो वहां से अल्फा करके हम लोग इक्विलिब्रियम के मोल फाइंड आउट कर देते थे और वहां से हम केसी केपी लिख पा रहे थे, है कि नहीं। अगर डायरेक्टली इक्विलिब्रियम का दिया है तो क्वेश्चन काफी आसान है। अगर इनिशियल दिया है तो आप लोग ऐसा कर लेंगे। अगर इनिशियल दिया भी नहीं है और केसी और केपी निकालना है तो एजम्पशन क्या था? जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? इनिशियल मोल मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने वहां में आपको पढ़ाया गया था, तो जब केपी केसी निकालते हैं इनिशियल मोल गिवन होता है तो अल्फा आ जाता है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या अल्फा जब आ जाता है तो अल्फा का रिलेशन वॉल्यूम के साथ में भी बताया गया था, है कि नहीं। अल्फा जो होता है, अल्फा का रिलेशन वॉल्यूम के साथ में क्या होता है? तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एनजी डिवाइड बाई सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो फॉर्मूला अभी तक आपको पढ़ाया गया था, है ना। इसी के बीच में आपको एक इफेक्ट पढ़ाया गया था, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है ना भाई। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में 4 फैक्टर पढ़ाई गई थी। पहला फैक्टर ये था कि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाएगा। कोई भी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका पावर हो जाता है। अगर बहुत सारा रिएक्शन है, रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड हो जाएगा क्या? क्या रिएक्शन को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है? और चौथा फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसकी हेल्प होती है? एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम बढ़ता है और रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये हम पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ रहे थे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। ये भाई थ्योरेटिकल है, इसमें आपको रटना है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे आप दिमाग बचा के रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में खर्च करेंगे हम लोग, है कि नहीं। आयनिक इक्विलिब्रियम में टोटल भाई 8 टॉपिक पढ़नी है, तो थोड़ा लेंदी होगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में मैं आपको पढ़ा रहा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा? फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा? बैकवर्ड। समझ पा रहे हैं ना। फिर शायद यहीं तक पढ़ाया गया था क्या? यही तक ना। चलिए सेकेंड में लिखेंगे, क्वेश्चन भी आपको कराए गए थे, शायद 2 क्वेश्चन कराया गया था। ठीक है, तो सेकेंड में लिखेंगे प्रेशर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मालूम है कि कोई भी गैस है भाई, अगर उसमें मान लो कोई भी गैस है, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मतलब भाई ध्यान दीजिएगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे, जिसके मोल गैसियस मोल ज्यादा होंगे तो उनका प्रेशर भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। मान लो एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैस है, गैस का मोल ज्यादा है तो इस कंटेनर का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है ना भाई। अगर गैसियस मोल ज्यादा है तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर गैस के मोल कम है तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? कम। अगर गैस है ही नहीं तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जितना ज्यादा गैस होता है, क्योंकि गैस क्या एग्जर्ट करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है। अगर बहुत ज्यादा गैस है तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और गैस कम होंगे मतलब गैस कम होंगे मतलब गैस का मोल कम होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रेशर। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन है PCl5 गैस तो PCl3 गैस प्लस Cl2। मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दिया गया है और क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा काम ही होता है भाई, क्लोज कंटेनर में होता है। और मान लो इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्टेंट भी कांस्टेंट हो चुका है और प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो चुका है। और इस इक्विलिब्रियम पे आप क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो प्रेशर बढ़ाएंगे या तो प्रेशर कम कर देंगे। आप क्या कर देंगे भाई? यहाँ से कंटेनर को ओपन कर देंगे और यहाँ में गैस को पास कराएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा।
उस डिस्टर्ब का इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम या तो अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं बोलूंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा, अब मान लो भाई यहां में आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर क्या कर रहे हैं भाई, बढ़ा रहे हैं। और प्रेशर कब बढ़ता है, जब कंप्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, कंप्रेस करते हैं। मतलब यहाँ में आप क्या कर रहे हैं भाई, देखो यहाँ में ये आप यहाँ में क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं भाई। कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं करेगा, बढ़ेगा। अरे भाई कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक बात, अगर कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। अब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो बताओ प्रेशर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जो प्रेशर आप बढ़ा रहे थे उसकी इफेक्ट को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। उसको प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। और प्रेशर कम होता है कहाँ, कब होता है, जहां में मोल कम होते हैं। अगर मोल कम हो गया तो बताओ उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताओ इसका प्रेशर को कम करने के लिए इसके मोल को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। और इसके मोल कम हो गए, क्या हो गए भाई, मोल कम हो गए। तो मोल कम होने से रिएक्शन, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां में बताओ रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने हैं, 1। रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने हैं, 1। थोड़ा मैं यहाँ में लिख देता हूं ताकि आपको, यहाँ में इसके मोल कितने हैं, 1। और यहाँ में टोटल मोल कितने हैं, 2। समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। जैसे मान लो यहाँ में आपको क्या करना है, कोई बोल देगा मैं प्रेशर बढ़ा दिया, बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये बेसिक बातें ये मालूम होनी चाहिए। अगर कहीं कंटेनर है उसमें गैस के मोल ज्यादा है, इसका मतलब उस कंटेनर का प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मोल गैस के कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। क्या इस बात से आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई आ रही है कि नहीं आ रही है? आप टेंशन में आ गए भाई, और आपने बोला पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है। अरे भाई प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करेंगे, मतलब जिसका मोल गैस का ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपको समझ में आ रही है। अब आपने क्या करा है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, सब कुछ कांस्टेंट हो गई है, रिएक्शन एकदम थम सी गई है। उसके बाद कोई क्या किया, इस कंटेनर को ओपन कर दिया और गैस को पास कराने लगा, मतलब प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम को जो डिस्टरबेंस हो रही थी उसका इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, उसका इफेक्ट को मिनिमाइज करना है। अरे भाई अब इसमें तो क्या हो चुका है, प्रेशर बढ़ चुका है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि इसकी प्रेशर को मिनिमाइज किया जाए। क्या किया जाए, मिनिमाइज। और प्रेशर कम का मतलब क्या होता है भाई, उसके मोल को कम कर दिया जाए तो उसके प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। अगर मोल का कम हो जाना, बताओ मोल कहाँ कम है, आगे या पीछे, पीछे। तो पीछे मतलब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी ना भाई, तो उसके मोल कम हो जाएंगे, और मोल कम हो जाएंगे तो प्रेशर जो बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? आपको मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो मैं प्रेशर कम कर दूं, प्रेशर कम कर रहा हूं, मतलब आप एक्सपेंड कर रहे हैं। अरे भाई वॉल्यूम बढ़ने का मतलब प्रेशर कम होना है कि होता है कि नहीं होता है? अब आपने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अगर प्रेशर कम हो गया तो बताओ तभी भी हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो आपने चेंज किया है इक्विलिब्रियम, उसको उस इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा। क्या वो क्या चाहेगा कि जो प्रेशर कम हुआ है प्रेशर को बढ़ाया जाए। और प्रेशर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मोल को बढ़ा के आप उसका प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसके मोल को बढ़ा दिया जाए। आप क्या सोचेंगे, इसके मोल को बढ़ा दिया जाए। और मोल कहाँ ज्यादा है बताइए भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल ज्यादा है, तो रिएक्शन को कहाँ भेज दिया जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या आप समझ पाए हैं क्या? तो आपको भाई देखो, अगर आपको दो ही बातें याद रखना है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां में मोल कम होते हैं। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां में गैस के मोल क्या हो जाते हैं, कम। और प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां में नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, ज्यादा। क्या यही तो बातें अभी मैंने आपको पढ़ाया? जैसे एक और यहाँ में ध्यान दीजिए भाई, अगर मान लो आपके पास ये रिएक्शन लिखा गया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। मान लीजिए भाई ये रिएक्शन है, और ये क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक क्लोज कंटेनर में होती है कि नहीं? तो मान लेना कि ये कंटेनर कैसी है, क्लोज्ड है। यहाँ में बताइए मोल कितना है, गैस के मोल कितना है,
4 है और यहाँ में गैस के मोल कितने हैं 2 है। अगर आपसे कोई बोला बताइए प्रेशर बढ़ा दिया जाए, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, जितना प्रेशर बढ़ा है उसको कम करने के लिए, और प्रेशर कम कब होगा जब उसके मोल कम हो जाएंगे। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, तो आप मोल को कम करने की कोशिश करेंगे। और मोल कहाँ कम है बताओ, यहाँ में 4 है यहाँ में 2 है, मोल कौन सा डायरेक्शन में कम है? अरे भाई आगे वाला डायरेक्शन में मोल कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन को जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेंगे तो वहां में मोल कम हो गया है, और गैस के मोल जब कम हो जाएंगे, अरे भाई कम हो जाएंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। जो आपने बढ़ाया था उस इफेक्ट को मिनिमाइज कर देगा जब रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड। अरे भाई 2 बातें याद रखना है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां में गैस के मोल कम होंगे। तुमने प्रेशर बढ़ाया तो तुमको देखना है यहाँ में गैस के मोल 4 है, यहाँ में गैस के मोल 2 है, किसके गैस के मोल कम है? तो आंसर इज प्रोडक्ट के गैस के मोल कम है, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, और ज्यादा कहां है भाई? रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? थोड़ा बहुत समझ में आ रही है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर मान लो ऐसा लिखा है, बाद में कॉपी कर लेना, H2 गैस प्लस I2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं बोल दिया बताइए प्रेशर बढ़ाया जाए तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप बोलेंगे कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है। अरे भाई किस डायरेक्शन में? जहां में नंबर ऑफ मोल कम होने चाहिए, जहां में नंबर ऑफ मोल कम होने चाहिए। यहाँ भी भाई मान लो कितना मोल है 2, और यहाँ भी कितने मोल हैं 2। जब मोल दोनों साइड में क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है, तो रिएक्शन कोई भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लिख देंगे नो इफेक्ट। भाई नो इफेक्ट कब होगा? जब हमारा, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाती है ना भाई, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाती है तो प्रेशर बढ़ाने से कुछ नहीं होता। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा था? या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था या तो बैकवर्ड जा रहा था, ठीक है। लेकिन डेल्टा एनजी जब 0 हो जाएगा तो आपको खुश हो जाना है, अरे भाई कुछ कर देंगे, कुछ भी रिएक्शन चेंज होने वाला नहीं है, जहां है वही रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर लीजिए। आपको ये समझना है कि मोल गैस के बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, गैस के मोल कम होंगे प्रेशर कम होगा, और आपने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा के इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम उस प्रेशर को मिनिमाइज करेगा, और प्रेशर को कम करने का मतलब होता है क्या भाई? मोल को कम कर दिया जाए। अगर मोल को कम कर देंगे तो बताओ रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा? ऐसे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? नो इफेक्ट। कुछ इफेक्ट होने वाली नहीं है। अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा, तो इसमें याद ही क्या करना है? याद तो यही करना है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट होगा, प्रेशर बढ़ाते तो रिएक्शन शिफ्ट होगा, और किधर शिफ्ट होगा? उधर शिफ्ट होगा जहां में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। और प्रेशर को कम करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, कहां में शिफ्ट होगा? जहां में मोल क्या हो जाए? ज्यादा। जहां में मोल क्या हो जाए? ज्यादा। तो यही तो 2 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो इसमें क्या है, एरो दोनों का अपोजिट है, ये बढ़ेगा तो ये कम होना चाहिए, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो शिफ्ट होगा जहां में ये कम है, और इसको कम करने से जहां में मोल ज्यादा है रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं वॉल्यूम को चेंज करने से क्या होता है, ठीक है। ठीक है, वॉल्यूम को चेंज करने से क्या होगा? वॉल्यूम को चेंज करने से क्या होगा? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं ना प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है भाई? इनवर्सली। तो आप मुझे बताइए, प्रेशर बढ़ाया गया तो प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम। तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? बोलिए। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है? कम। तो अगर आपको वॉल्यूम से रिलेट करना है
तो वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां में नंबर ऑफ मोल कम है, जहां में नंबर ऑफ मोल क्या है बोलिए, कम है। तो उसी प्रकार बताइए, अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां में उसकी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। हो गया भाई। देखो वॉल्यूम में क्या है, ये कम होगा तो ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा तो ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रेशर में उल्टा एरो था। प्रेशर बढ़ेगा तो डेल्टा एन जी कम होगा, उधर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा एन जी जिधर ज्यादा है उधर जाएगा रिएक्शन। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपको डाउट है, ठीक है। ठीक है, कॉपी हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। एक एंडो होगा, एक एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक में क्या होता है भाई, नेट हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब। देखो भाई लिखने का तरीका क्या है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती, सबसे ज्यादा गलती इसमें होता है। माइनस क्यू को देख के आप समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक। भाई ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू लिखा है ना, तो जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखा है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है भाई, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो समझ लेना रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। और आप लोग एक सेंटेंस याद किए थे, टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी हेल्प होती है, एंडो की। एंडो होगी, इसकी हेल्प हो गई तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में भागेगा, फॉरवर्ड। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड। उल्टा बोलिए, टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। और आप ध्यान देना भाई, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ में Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट माइनस Q गिव्स प्रोडक्ट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। और आप बताओ, एक सेंटेंस ही तो बस याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी हेल्प होती है, एंडो। तो एक्सो की हेल्प नहीं होती है तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड। समझ पा रहे हैं ना। और टेम्परेचर को कम करने से कहां चला जाएगा, फॉरवर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम। टेम्परेचर कम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं। तो 4 फैक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं भाई। ये सब रटने वाली बातें हैं, इसमें कुछ आपको जितना हो सकेगा उतना समझाया जाएगा, मैक्सिमम तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस देखना है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। देखिए इनर्ट गैस का इफेक्ट तो हम लोग पहला पढ़ते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है। तो सेकेंड में इसका पढ़ना है एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है। अब ध्यान देना भाई, जैसे मान लो हमारे पास में एक कंटेनर है और इसके अंदर में एक रिएक्शन हो रही है। और रिएक्शन कैसी है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, PCl5 गैस कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा, ये कंटेनर है क्योंकि ये क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये कहां पे आ गया है भाई, रिएक्शन कहां पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। कहां पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है तो उसके बाद ये PCl5 भी कांस्टेंट हो गया होगा और PCl3 और Cl2 भी कांस्टेंट हो गया होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो सब क्या हो जाती है, कांस्टेंट सी हो जाती है। अब बताइए, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो आप मुझे बताओ, क्या इस समय Q और K आपस में बराबर होगा क्या एट इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू QC, या रिएक्शन कोसेंट और K इक्विलिब्रियम कोसेंट दोनों आपस में बराबर हो जाता है। कहां पे बराबर हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें आपने क्या कर दिया, अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में इनर्ट गैस को ऐड करना है। आपने हीलियम को ऐड कर दिया, आपने हीलियम गैस को यहाँ में ऐड कर दिया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं भाई। यहाँ में क्या लिखा गया है,
कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये जो कंटेनर है ना भाई वो कैसा है, क्या वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? तो आपका आंसर इज रिजिड है। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, ये वैल्यू नहीं है कि आप गैस डालेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, मतलब ये कंटेनर कैसी है, रिजिड है, मतलब इनकी वॉल्यूम चेंज होने वाली नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बताइए, हीलियम गैस को ऐड करने से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं। अरे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? अरे भाई वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसी को ऐड करने से, किसी को कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होता। केसी एंड केपी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन ये बात आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अगर हम लोग हीलियम गैस को ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन कोसेंट हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। अगर ये चेंज हो गया, चेंज होगा, क्यों चेंज होगा कि नहीं होगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई के तो हमेशा भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, और इक्विलिब्रियम में सब कुछ कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो के तो चेंज होने वाला ही नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं लिखूं QP इज इक्वल टू KP, अगर मान लो मैं प्रेशर के टर्म में लिखता हूं तो एट इक्विलिब्रियम तो ये कंडीशन रही होगी ना भाई। अब आपने उसमें इनर्ट गैस को ऐड करा, KP चेंज होगा क्या? नहीं। लेकिन आपको ये देखना है QP चेंज होगा कि नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? और QP कैसे निकालते हैं बताइए? QP कैसे निकालते हैं? QP क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन वो पार्शियल प्रेशर कोई भी टाइम पे हो सकता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? लेकिन केपी में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कहाँ का होता है? इक्विलिब्रियम का होता है। अच्छा बताइए भाई, अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या होता है बोलिए? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना इस टॉपिक को फील कराया जा सकता है उतना मैं कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाद में तो 2 सेंटेंस आएगा जो आपको रटना होगा, लेकिन वो रटने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देना, केपी तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या हो सकता है? क्यूपी, इसके बारे में हम चेक करेंगे। अच्छा बताओ, अगर हम बात करें भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, क्योंकि क्यूपी निकालने के लिए इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए, इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए, और इसका भी पार्शियल प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही होता है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल, वही ना होता है मोल फ्रैक्शन, एक का मोल डिवाइड बाय टोटल का मोल, मोल फ्रैक्शन होता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, PCl5 का पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं तो यहाँ में मोल किसका आएगा? PCl5 का, अपॉन मान लो टोटल मोल को मैं NT बोल रहा हूं, और टोटल प्रेशर को मैं क्या बोल रहा हूं? PT। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, मैं क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, और मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट का मोल, और टोटल कंपोनेंट का मोल को मैंने NT बोला है, NT बोले तो टोटल मोल, और ये PT क्या है? टोटल प्रेशर। तो ये क्या हो गया देखो, मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ना भाई। अच्छा आप मुझे बताइए, हीलियम गैस ना भाई कैसा होता है? इनर्ट होता है। कैसा होता है? इनर्ट। इनर्ट बोले तो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप मुझे बताइए, ये जो PCl5 था भाई, क्या हीलियम गैस उसके साथ में रिएक्शन करेगा? नहीं, क्योंकि हीलियम तो कैसा है? इनर्ट। इनर्ट बोले तो नॉन रिएक्टिव गैस है। कैसी है? नॉन रिएक्टिव गैस। तो आप मुझे बताइए, क्या PCl5 के मोल चेंज होने वाले हैं क्या? अरे भाई अगर वो रिएक्शन करता, खत्म होता, तब ना मोल चेंज हो जाता। लेकिन क्या ये रिएक्शन कर रहा है? क्या PCl5 हीलियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है? आंसर इज नहीं। तो पहले जितने मोल थे अभी भी उतने ही मोल रहेंगे, क्योंकि हीलियम गैस तो इनर्ट है, वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है तो थोड़ा हाँ ना बोलते रहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो PCl5 है वो रिएक्टेंट है। जब आपने हीलियम गैस डाला तो PCl5 ने उसके साथ में रिएक्शन नहीं किया, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो उसके मोल चेंज नहीं होंगे। मतलब बताओ, क्या PCl5 के मोल चेंज हो रहे हैं क्या? लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? टोटल मोल, क्योंकि अब हीलियम के भी मोल काउंट होगा। पहले किसके किसके मोल काउंट होता? PCl5, PCl3, Cl2, इसके मोल काउंट होते, लेकिन आपने क्या ऐड कर दिया है? अरे भाई क्या ऐड कर दिया है? हीलियम।
क्या ऐड कर दिया है? हीलियम। तो जब आपने हीलियम ऐड कर दिया है तो बताओ टोटल मोल चेंज होगा कि नहीं? अरे भाई टोटल मोल तो अब बढ़ जाएगा। मजा ही नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि मैं भाई बोरिंग इंसान हूँ। भाई आप हाँ ना बोलिए कुछ, एकदम एक्सप्रेशन से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? भाई थोड़ा हाँ बोल दीजिए, भगवान ने इतना सुंदर मुंह दिया किसके लिए? बोलने के लिए, है कि नहीं? तो आइए ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि जब हमने हीलियम गैस को डाला तो PCl5 के मोल चेंज नहीं हुए, लेकिन टोटल मोल बढ़ गया। क्या हो गया? टोटल मोल बढ़ गया। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, पहले मान लो ये वॉल्यूम था, है कि नहीं? अब इसमें बताओ टोटल प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? टोटल प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो हीलियम का भी ना प्रेशर हो गया है भाई, तो टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमने पहले देखो ये सिस्टम कहां पे था? इक्विलिब्रियम पे था, और आपने क्या किया, यहां में Q और K शुरुआत में बराबर था और हमने हीलियम गैस को ऐड करा। किसको ऐड करा? हीलियम गैस को ऐड करा। हीलियम कैसा होता है? इनर्ट होता है। जब मैंने इनर्ट गैस को ऐड करा तो क्या क्या हुआ, अब आपको देखना है। अगर Q चेंज हो जाएगा तो कहानी अलग हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले, क्योंकि हमको ये पता है Kp चेंज होने वाला नहीं है, अरे भाई जो मर्जी वो ऐड कर दो, Kp चेंज नहीं होगा। अगर Q कम हो गया या बढ़ गया तो कहानी अलग हो सकती है। तो उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि क्या इस हीलियम गैस को ऐड करने से क्या Q चेंज होगा कि नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? और Qp जब भी निकाला जाता है तो उसमें क्या निकाला जाता है? पार्शियल प्रेशर। क्या निकाला जाता है? पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो पार्शियल प्रेशर में PCl5 का निकालूंगा। किसका निकालूंगा? PCl5 का, फिर PCl3 का, फिर Cl2 का। तो एक कंडीशन समझ में आ जाएगा, तो ओवरऑल आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मैंने ये बोला कि जब मैंने हीलियम गैस को ऐड करा तो PCl5 के मोल चेंज नहीं होंगे। क्या क्या चेंज हुआ? टोटल प्रेशर चेंज हुआ और टोटल मोल चेंज हुआ। भाई ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, दोनों का रेशियो क्या ही हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जितना से ये बढ़ता है उतना ही से ये बढ़ता है, तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बताओ कि पार्शियल प्रेशर, अगर ध्यान दीजिएगा, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 चेंज हुआ? नहीं। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 चेंज होगा? नहीं। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 चेंज होगा? नहीं। क्या Qp चेंज होगा? नहीं। इसका मतलब जब हमने हीलियम गैस डाला तो K भी बराबर होगा, Qp चेंज होने वाला नहीं है, Qp तो कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझे? अरे भाई जब तुमने यहाँ में ऐड करा तो क्या बढ़ रहा था? टोटल प्रेशर। क्या बढ़ रहा था? टोटल मोल। तो जब दोनों बढ़ेगा तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 चेंज हो रहा है क्या? चेंज हो रहा है क्या? नहीं। क्या उसी प्रकार इसका भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा? क्या उसी प्रकार इसका भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा? इसका मतलब क्या है? Qp तो चेंज ही नहीं हो रहा है, Qp तो कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है कि इसमें हीलियम गैस को डालने से भी Qp की वैल्यू जो थी वो Kp की बराबर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्या समझ पा रहे हैं? अगर ये दोनों बराबर है तो कौन सा कंडीशन है भाई? इक्विलिब्रियम। मतलब ये भी पहले भी इक्विलिब्रियम में था और डालने के बाद भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब इनर्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को डालने से कुछ भी नहीं होता है। क्या यही तो बातें मैंने बताया? क्या समझ पा रहे हैं कि आप लोग कि अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, शुरुआत भी इक्विलिब्रियम में था और लास्ट में भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? इससे ज्यादा और फील नहीं कराया जा सकता है, आपको रट लेना है भाई। जितना हो सके मैंने उतना कोशिश करा है, ठीक है? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ, अगर मान लो Q की वैल्यू कम हो जाती, और भाई Q की वैल्यू कम हो जाती तो हम रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाता या तो बैकवर्ड जाता, लेकिन पहले भी Qp कांस्टेंट ही रहा। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए Q और K पहले भी बराबर था और डालने के बाद भी बराबर हो गया। मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब रिएक्शन जहां है वहीं रहेगा, ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना तो बैकवर्ड जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा अभी रुक जाओ, पहले इसको भी समझ लो फिर एक साथ में लिखेंगे अच्छे से, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्या है भाई? कांस्टेंट प्रेशर है। क्या है बोलिए? कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। समझ पा रहे हैं ना? इस केस में क्या हमारा वॉल्यूम फिक्स है क्या? नहीं। कौन सा फिक्स है भाई? प्रेशर। अब थोड़ा सा ध्यान देना,
जैसे मान लीजिए भाई ये हमारा कंटेनर था और इसके अंदर में रिएक्शन हो रही थी, PCl5 गैस रिएक्शन कर रहा था PCl3 गैस के साथ में प्लस Cl2 गैस के साथ में, और यहाँ में देखो यहाँ में प्रेशर कांस्टेंट है। मान लो ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में था, अब आपने क्या करा भाई, अब ये हमारा जो कंटेनर है, अब आपने इसका वॉल्यूम, क्योंकि आपने यहाँ में क्या ऐड कर दिया, अरे क्या ऐड कर दिया, हीलियम। जब हीलियम गैस को आपने ऐड करा, लेकिन उस समय क्या कांस्टेंट नहीं था भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अब जब ऐड करेंगे तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई, अरे भाई एक्सपेंशन होने लगेगा कि नहीं। अब बताओ क्या इनके वाल जो है वो के वैल्यूम समझ लो भाई, उसके अंदर में गैस डालेंगे फूलते रहेगा, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो क्या उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, नहीं, उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। आपने जैसे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था और आपने हीलियम गैस को डाला, किसको डाल दिया, गैस को डाल दिया, तो मान लो ये पिस्टन है भाई, और जब गैस को डालेंगे तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल है, इसका जो वाल है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल, बढ़ेगा। तो बताओ क्या वॉल्यूम बढ़ रही है, अरे भाई वॉल्यूम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपने क्या पढ़ा था, रिएक्शन तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां में मोल ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम, क्योंकि भाई ध्यान से देखो, क्या प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको बताना है कि जब हमने उसमें इनर्ट गैस को ऐड करा तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, ओवरऑल बढ़ गया, तो वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, पहला वाला कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां में मोल ज्यादा है, और मोल ज्यादा किधर में है, फॉरवर्ड, तो ये रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। रिएक्शन कॉपी कर लीजिए। तो मतलब इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब हम लोग, मैं आपको याद करा देता हूँ, इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर के साथ में इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं तो रिएक्शन वहां शिफ्ट हो जाता है जहां में मोल ज्यादा है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा बहुत डाउट कर रहे हैं तो बताओ, यहाँ में भी शुरुआत में बताओ क्या, शुरुआत में K और Q दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाद में बराबर होगा कि नहीं होगा वो तो देखना पड़ेगा। अरे भाई जब डालेंगे बाद में और QP निकालेंगे तो पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, और पार्शियल प्रेशर तो यही होती है ना भाई, लेकिन इस बार इसका प्रेशर क्या है भाई, कांस्टेंट, मतलब PT क्या है, कांस्टेंट, लेकिन मोल क्या हो जाएगा, चेंज। अरे भाई मोल तो चेंज हो जाएगा ना, प्रेशर कांस्टेंट है, ये चेंज हो जाएगा, तो बताओ कि Q की वैल्यू या तो कभी ज्यादा आ सकती है या तो कम आ सकती है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है भाई, Q कांस्टेंट नहीं है, समझ पा रहे हैं क्या। मुझे नहीं लगा समझ में आया। एक बार इधर देखिए भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज इक्वल टू मोल ऑफ PCl5 डिवाइड बाई टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। क्या इस बार क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, बोला गया है क्या ऐसा, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या चेंज हो जाएगा, मोल तो बढ़ जाएगा, क्या मोल चेंज हो जाने से बताओ उसका पार्शियल प्रेशर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पार्शियल प्रेशर चेंज होगा तो Q क्या होगा, चेंज। क्या उस समय में Q और K बराबर होगा क्या, QP बराबर नहीं, तो उसके लिए रिएक्शन को तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना भाई, या तो हो सकता है एक बार QP की वैल्यू KP से बड़ी आ जाए, या तो QP का वैल्यू लेस देन KP हो जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, कब ऐसा शिफ्ट हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। कॉपी हो चुका है क्या, मतलब मैं वही बता रहा था आपको, क्योंकि इस समय प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर ये चेंज नहीं होगा। पहली बार में क्या था कि ये भी बढ़ रहा था ये भी बढ़ रहा था, तो रेशियो कांस्टेंट था, तो उस समय में पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा था। अभी क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो चुका है, मोल चेंज हो रहा है, मोल चेंज होगा पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, मतलब QP चेंज हो जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन को या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, यहां तक कॉपी हो चुका होगा। इसका मतलब क्या पढ़े हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसका मतलब देखो भाई क्या होता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होता है भाई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, नो चेंज, नो इफेक्ट, ठीक है। लेकिन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाता है, कहां शिफ्ट होगा, रिएक्शन, तो इस केस में क्या होता है, रिएक्शन शिफ्ट होता है कहां, जहां में डेल्टा Ng ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है, रिएक्शन शिफ्ट होगा कहां, जहां में डेल्टा Ng ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्या बढ़ जाती है बताओ, इस केस में क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम।
वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो जामे डेल्टा एनजी ज्यादा है। भाई मैंने आपको 5 इफेक्ट पढ़ाया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का, ये टॉपिक खत्म हो गया ली चैटलियर्स वाला। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में कितना इफेक्ट है? 5। पहला क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी रिएक्शन ऐसे जा रहा है भाई, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां में जाएगा? फॉरवर्ड। अगर इसके कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड। उसके बाद आपको बढ़ाया गया था प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरो बताओ, प्रेशर में एरो उल्टा था कि सीधा था? उल्टा। अगर ये बढ़ेगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां में डेल्टा एनजी की वैल्यू कम, और ये एरो नीचे है तो वो डेल्टा एनजी वाला एरो ऊपर हो जाएगा, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ठीक है, ये तो प्रेशर वाला बात हो गई। वॉल्यूम तो उल्टा सोचेंगे, वॉल्यूम में क्या होता है? एरो सीधा सीधा था, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहां में जाएगा जहां में डेल्टा एनजी ज्यादा है, और वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां में डेल्टा एनजी कम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? उसके बाद आपको क्या पढ़ाया गया था? टेम्परेचर। टेम्परेचर में एक बात याद रखना, किसकी हेल्प होती है? एंडो। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाता है? फॉरवर्ड। कम करेंगे तो बैकवर्ड। एक्सो में उल्टा कर देना, टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड, कम करने से फॉरवर्ड। याद हो चुका है। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर में वहां जाएगा जहां में डेल्टा एनजी ज्यादा है। क्वेश्चन शुरू हो गई है। लिखिए, ये रिएक्शन है। अच्छा, ये रिएक्शन को देख के क्या आपको क्या लग रहा है? एंडो एक्सो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। मैक्सिमम स्टूडेंट का दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा निगेटिव है तो एक्सो हो जाएगा। नहीं भाई, ये निगेटिव है तो इधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब ये बन रहा है। रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। कैसी है? एंडो। हाँ, ये ज्यादा गलती हो सकता है, जल्दीबाजी में हम लोगों को लगता है निगेटिव दिया है तो एक्सो मार देंगे। कभी भी जल्दीबाजी मत करिए। जब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अरे इतना आसान हो सकता है क्या, तो 2 बार सोच लेना है उसके बारे में। ठीक है, तो लिखिए, फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आर। फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। एलपी बोले तो लो प्रेशर है ना, तो आपको बताना है कौन सा कंडीशन होगा। क्या बोला है? फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट बनना का मतलब रिएक्शन को कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सी कंडीशन होगी? तो पहले बात में आपको ये देखना है कि रिएक्शन कैसी है, तो आप बोलेंगे एंडो। क्या होगी भाई? एंडो। और एंडो में किसकी हेल्प होती है? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहला बताइए, टेम्परेचर कैसी होनी चाहिए? हाई। क्या होनी चाहिए? हाई। तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा। तो देखो, यहीं से हमारा 2 ऑप्शन गलत हो गया, बी सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लो टेम्परेचर दिया था। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब रिएक्शन को आगे जाना है, आगे जाना है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। और ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में आपने क्या पढ़ा है? टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हाई टेम्परेचर होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? प्रेशर में देखो, यहाँ में मोल कितने हैं? 1, और यहाँ में मोल कितने हैं? 2। तो बताइए, प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां में मोल ज्यादा है। मोल तो ज्यादा प्रोडक्ट में है ना भाई, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है तो उसका प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? कम। प्रेशर कम होगा तब ना रिएक्शन आगे जाएगा। तो आंसर इज क्या होगा? HT लो। और क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। एंडो क्या? अच्छा, ये -20 है ना, तो उधर कर लो। अरे भाई, PCl5 + 20 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करके तब ना ये बन रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन कैसी है? एंडो। और एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाता है? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में मोल कितने हैं? 2। रिएक्टेंट में मोल कितने हैं? 1। प्रोडक्ट का मोल ज्यादा है और रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ में जाना चाहिए। तो प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? प्रेशर बढ़ाने से डेल्टा एनजी जहां कम होता है उधर हो जाता है रिएक्शन। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता,
तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है? 4। क्या इसमें अभी भी बता दो भाई, किसी को कुछ डाउट है इसमें? इसमें एक बार बताइए, डाउट है लास्ट में? समझ में आया है? चलिए ठीक है, तो समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लैंग्वेज लिखिए। इफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, if reaction mixture at equilibrium, if reaction mixture at equilibrium, if reaction mixture at equilibrium is compressed, then alpha ऑप्शन नंबर में ए में लिखे इंक्रीज, बी में डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा 3 ऑप्शन लिख लीजिए। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही आसान है। देखिए, अच्छा बताओ यहाँ में कितने मोल है भाई? 4। और यहाँ में कितने मोल है? 2। यहाँ में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इसको कंप्रेस किया गया। क्या किया गया? कंप्रेस। तो अल्फा क्या होगा? अल्फा बढ़ेगा, क्योंकि बताइए अल्फा किस किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। अल्फा क्या हमारा केपी केसी अल्फा पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है। अल्फा पे डिपेंड कौन करता है? प्रेशर और वॉल्यूम। तो या तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे या तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ में क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम इज कंप्रेस देन अल्फा, अल्फा क्या होगा? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? प्रेशर को बढ़ना, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो कम हो रही है, और वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो प्रेशर तो क्या हो गई? ज्यादा। ठीक है, प्रेशर क्या हो गई? ये ज्यादा। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए, प्रेशर जब बढ़ेगा, इसको कंप्रेस किया जा रहा है, प्रेशर तो हमारा बढ़ेगा, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां में मोल कम होते हैं। मोल कहाँ में कम है भाई? प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा? फॉरवर्ड। कहां चला जाएगा? फॉरवर्ड। जब रिएक्शन आगे जाता है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे भाई ध्यान देना। मान लो ए से अल्फा क्या होता है? अल्फा मतलब इनिशियल मोल। अल्फा कैसे निकालते हैं बताओ? अल्फा डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल, यही तो होता है ना। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, क्या डिसोसिएशन कम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? एक्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? टेंशन में आ जाता है आप लोग। इधर देखिए, अगर इसके 5 मोल है, इसके 0 है, तो इक्विलिब्रियम पे मोल इसके 5 - x और इसका x हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मान लो अभी इनका अल्फा कितना है? मान लो 10% डिसोसिएट हो रहा है, फिर और रिएक्शन आगे बढ़ेगा, 20% डिसोसिएट हो गया, और रिएक्शन आगे बढ़ा 60% डिसोसिएट हुआ। क्या रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अरे भाई रिएक्टेंट जो होता है वो खत्म ही होते जाता है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। समझ पा रहे हैं क्या? जैसे आप सोचिए, अगर ये 4 मोल है तो ये क्या होगा? 1 मोल टाइम t = 0 पे t1 पे, तो बताओ यहाँ में अल्फा क्या होगा? 5 मोल में से 1 मोल खत्म हुआ, तो क्या इसके लिए अल्फा 1/4 होगा कि नहीं होगा? अब मान लो t2 सेकेंड पे ये 3 हो गया, तो ये कितना बनेगा? तो इसका मतलब इसमें 5 में से कितना खत्म हुआ होगा? 5 में से 2। तो आप बताओ 2/4 होगा कि नहीं होगा? 2/4 1/4 में कौन नंबर बड़ी है? 2/4। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। नहीं समझे क्या भाई? मान लो भाई ऐसा हो गया, T5 पे ये 0 तो ये 5, तो खत्म ही हो गया ना भाई ये। तो ये क्या होगा? कितना डिसोसिएट हुआ? पूरा। अरे भाई पूरा ही खत्म हो गया। कितना इनिशियल था? अरे भाई 0 का मतलब 5 में से 5 खत्म हो गया, तो कितना डिसोसिएट हुआ? 5। कितना लिया गया था? तो उस समय अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अल्फा का वैल्यू 1 कब? जब रिएक्शन 100% खत्म हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो कहने का यही मतलब है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता है अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? क्या दिमाग में आ रहा है क्या? अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, तभी ना रिएक्शन भाई ये खत्म होता है, ये बनता है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अल्फा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो हो गया आंसर, अल्फा बढ़ेगा।
नहीं समझ में आया है? अभी रुक जाइए भाई, तुम लोग बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। पहले इस पे विश्वास नहीं रखना है, कॉपी पे ज्यादा विश्वास नहीं रखना है। या तो आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि अल्फा इंक्रीज करेगा, समझ यही ना क्वेश्चन था कि अगर इसका वॉल्यूम को कंप्रेस करेंगे, अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम का मतलब प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ पा रहे हैं ना भाई? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां में नंबर ऑफ मोल कम होते हैं, यहाँ में है, रिएक्शन होगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाने से अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, अब बैकवर्ड जाने से अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है। आइए ध्यान दीजिए, तुम बोलेगा नहीं हमको तो ये समझ ही में नहीं आया, तो आइए इसके लिए आपके लिए दूसरा मेथड है। अभी आप लोग पढ़ा होगा कि अल्फा का वॉल्यूम के साथ में रिलेशन पढ़ा था ना भाई? तो बताओ, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर क्या होता था, डेल्टा एन जी डिवाइड, डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा बताओ, -2 डिवाइड बाई सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 2। तो बताओ यहां से क्या होगा, अल्फा इज हो जाएगा कि नहीं? और आप मुझे बताओ वॉल्यूम को आपने क्या करा, कंप्रेस, तो वॉल्यूम क्या हो गई, कम, वॉल्यूम कम तो अल्फा ज्यादा। तो ऐसे भी तो समझ में आ जाएगा ना आपको कि अगर वॉल्यूम को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो अल्फा तो बढ़ेगा, अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आप दोनों मेथड से जो आपको अच्छा लगे वो यूज करिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को सबसे ज्यादा ये समझ में आया होगा। हाँ, जो आसान लगता है। तो भाई आप लीच-एट-लियट्स प्रिंसिपल से आप ये इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर फॉर्मूला पे अगर आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक और रिएक्शन लिखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन स्मॉल ए से ये सब गैसियस है, ठीक है। तो लिखे लैंग्वेज, लिखे ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखे, इफ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, if low temperature and high pressure, if low temperature and high pressure are favorable condition, or favorable condition for product formation, favorable condition for formation of if low temperature and high pressure are favorable condition for product formation, then 4 ऑप्शन आपको सामने लिखा जा रहा है। स्मॉल एबीसीडी क्या है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, सी प्लस डी के मोल माइनस ए माइनस बी के मोल। निकाल सकते हैं आपको। क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन तो ये बोला है कि ये रिएक्शन क्या है बताओ, फेवरेबल है किस टेम्परेचर पे, बताइए भाई। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड। भाई टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड आ रही है, बताओ ये एक्सो वाला केस है कि एंडो वाला केस, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन कैसी है भाई, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में बताओ डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, इसका मतलब तुम्हारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अरे भाई 2 ऑप्शन नहीं ना होगा, क्योंकि रिएक्शन तो एक्सो है, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और एंडो में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है। क्लियर है ना? तो ये से हमको ये पता चला कि रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है, ये पता चल गया है, मतलब डेल्टा एच के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब बोला है ना हाई प्रेशर पे प्रेशर बढ़ाने से, भाई प्रेशर बढ़ाने से क्या बोल रहा है कि रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड।
और बताओ डेल्टा प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां में मोल क्या है, कम। अरे भाई मोल तो कम होना चाहिए ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल कम होगा, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। प्रेशर बढ़ाने से डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होती है, कम। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप मुझे बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू कम होनी चाहिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाना है, और डेल्टा एनजी कैसे निकालते बताओ? प्रोडक्ट में गैस के मोल C प्लस डी माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल A प्लस बी। बात करें भाई किसकी बात करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो केमिकल इक्विलिब्रियम था। क्या था? केमिकल इक्विलिब्रियम। अरे भाई रिएक्शन हो रहा था तो वो इक्विलिब्रियम आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा? फेज चेंज होगा। क्या चेंज हो जाएगा? फेज चेंज होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, इसमें फेज चेंज होगा तो सबसे पहले हम लोग वेपोराइजेशन के बारे में बात करेंगे। वेपोराइजेशन में बताओ किसमें कन्वर्ट होती है, लिक्विड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, गैस। क्या समझ पा रहे हैं क्या? इस प्रोसेस का नाम है वेपोराइजेशन। इसमें क्या होगा, अगर मैं बोलूंगा कि वेपोराइजेशन होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आपको पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बताओ लिक्विड से गैस में गए, रिएक्शन एक्सो है एंडो है, रिएक्शन एक्सो है एंडो है, ये क्लास 5 का भी बच्चा बता देगा, एंडो है कि एक्सो है। आपको ये मालूम है ना, लिक्विड है भाई, उसको गैस बनना है तो भाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, और जब पानी है उसको बाहर से हीट देंगे तो गैस बन जाएगा। मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। बताओ इसका डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी ना भाई आप, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ गैस, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, लिक्विड का या गैस का? लिक्विड का या गैस का? चलो मैं पूछ लूंगा, चलो लिक्विड का गैस का? क्लास शांत हो गई है। सॉलिड लिक्विड गैस, अरे भाई किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, गैस का। तो गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। अरे भाई थोड़ा सा गैस डालो पूरा घर में फैल जाता है। अरे भाई उस जो कंटेनर का होगा उसी का गैस का, वो गैस का अपना खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, जिस कंटेनर में गैस को डालेंगे उसका कंटेनर का जैसा शेप ले लेता है और उसका पूरा वॉल्यूम ले लेता है ना? तो किसका वॉल्यूम ज्यादा, गैस का। किसका ज्यादा, गैस का। अगर हम बात करें भाई बताइए रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो आप बोलेंगे रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां तक किसी को डाउट नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अच्छा समझ पा रहे हैं क्या? चलो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां में मोल कम है। अरे भाई प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां में नंबर ऑफ मोल कम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल कम है तो बताइए यहाँ में तो गैस के एक भी मोल है ना भाई, यहाँ में तो एक भी मोल नहीं है भाई। किसके मोल कम है, गैस में। यहाँ में मोल है, यहाँ में तो गैस है ही नहीं। तो कहाँ में मोल कम हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। बताओ लिक्विड और गैस में किसकी वॉल्यूम ज्यादा, आंसर है गैस का। डेंसिटी किसका ज्यादा, लिक्विड और गैस में किसकी डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होती है क्या? कोई भी रिएक्शन के लिए बताओ मास क्या कांस्टेंट होता है क्या, मास कंजर्व होता है। जितना ये दोनों का जब रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों का मास क्या होता है, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं क्या, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। मतलब मैं बोल सकता हूं कि लिक्विड का डेंसिटी गैस की डेंसिटी से ज्यादा होगी। किससे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग? अच्छा अब देखो, लेकिन यहाँ में आपको क्या करना है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां में जाएगा। अच्छा बताओ, रिएक्शन प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। तो सोचना ऐसा कि प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि अभी यहाँ में लिक्विड गैस है, लेकिन अगर दोनों लिक्विड होगा, अगर दोनों सॉलिड होगा तो कैसे कंपेयर करेंगे, है कि नहीं? तो इस फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपको प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप सोचना प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम तो क्या हो जाती है, कम। मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम। तो ध्यान देना, लिक्विड और गैस में किसका वॉल्यूम कम, लिक्विड और गैस में किसका वॉल्यूम कम, लिक्विड कहाँ में है, रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा, बैकवर्ड। किस में आ जाएगा, बैकवर्ड। तो आप मुझे बताना, क्या ये रिएक्शन मतलब ये वेपोराइजेशन होने के लिए, क्या होने के लिए, वेपोराइजेशन होने के लिए, मतलब ये वेपोराइजेशन हो, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा,
अरे भाई ये लिक्विड है ना भाई, गैस में कन्वर्ट हो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? अब भाई रिएक्शन को तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब प्रेशर होना चाहिए कम। अरे भाई ज्यादा है तो बैकवर्ड ना आ गया, अब प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा? तो फेवरेबल कंडीशन फॉर वेपोराइजेशन इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अरे भाई पूछ देगा कि अगर मान लो वेपोराइजेशन करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अरे भाई प्रेशर जब कम होगा तो रिएक्शन आगे चला जाएगा, मतलब लिक्विड से क्या कन्वर्ट होने लगेगा? गैस, वेपर बनने लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो फेवरेबल कंडीशन फॉर वेपोराइजेशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा बताइए? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। चलिए तो कॉपी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग बोलो या फ्यूजन बोलो, बात तो बराबर ही है ना? तो अगर मान लो हमारे पास में एक सॉलिड है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, है कि नहीं? अब बताओ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो डेल्टा एच के बारे में बताइए। पॉजिटिव होना चाहिए, होगा ना भाई? अच्छा बताओ, अब यहां तक आपको समझ में आ रही है, और आपको बताना है डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा, सॉलिड का या लिक्विड का? सॉलिड का या लिक्विड का, किसका वॉल्यूम ज्यादा? लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा। तो ज्यादा है तो एरो ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन डेंसिटी की बात करेंगे तो उल्टा, डेंसिटी किसकी ज्यादा? सॉलिड की। किससे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। एक केस में एक्सेप्शन है जो आपको बताया जाएगा बाद में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? बताओ भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन? डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि रिएक्शन है एंडो, एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा बताइए, अब प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां में मोल कम है। अरे भाई दोनों सॉलिड लिक्विड है, किसी का मोल काउंट नहीं करना है, इसलिए फिजिकल इक्विलिब्रियम में आप वॉल्यूम से समझेंगे। किससे समझेंगे? अच्छा बताओ, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम। किसका वॉल्यूम कम? सॉलिड का कि लिक्विड का? सॉलिड और लिक्विड में किसका वॉल्यूम कम? सॉलिड का कम ना भाई। और सॉलिड कहाँ में है? रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा? बैकवर्ड। किस में आ जाएगा भाई? बैकवर्ड। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर फ्यूजन के लिए मतलब रिएक्शन आगे जाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो पीछे ना आ जाएगा, रिएक्शन को तो हमको आगे भेजना है, तो प्रेशर को क्या कर देना पड़ेगा? कम। बताइए अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो कहां जाएगा रिएक्शन? उधर जाएगा जहां में वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम किधर ज्यादा है? लिक्विड की तरफ में। तो उस केस में रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं ना? तो रिएक्शन को आगे जाना है तो बताइए क्या होना पड़ेगा? तो अगर मैं बोलूंगा भाई फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्यूजन, बताइए फ्यूजन का फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो आप बोलेंगे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्या जो वेपोराइजेशन था वही सेम फ्यूजन का? दोनों का सेम सेम है कि नहीं है? सेम सेम। क्या भाई आप समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना, अगर हम बात करें आइस का, किसका भाई? कहानी चेंज हो जाएगी, बस यहाँ में कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो रिएक्शन उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो एक्सेप्शन में बोल रहा था कि एक था, तो ध्यान देना। अगर मान लो भाई ये H2O आइस है, क्या है? H2O सॉलिड है, और वो कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में। क्या आप समझ पा रहे हैं? रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ, यहां में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी? किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी? किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? बताओ। डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अरे भाई देख, पानी में जब आइस डालते हैं तो आइस तैरने लगता है ना भाई। तैरता कौन है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा या कम? जिसकी डेंसिटी ज्यादा या कम? तो बताओ यहाँ में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? लिक्विड का। भाई आइस तो तैरता है ना ऊपर, उसका तो डेंसिटी कम ना है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है? ज्यादा। तो इस केस में आइस का वॉल्यूम लिक्विड के कंपेयर में क्या होता है? ज्यादा होता है। बाकी सब लिक्विड में ये कंडीशन होगा, लेकिन आइस वाला में ऐसा हो जाएगा। नहीं समझे? अभी तुमको समझाए क्या? ठीक है, ध्यान देना। यहाँ में किसका? लिक्विड का वॉल्यूम कम था,
है कि नहीं, ज्यादा था, लेकिन यहाँ में लिक्विड का वॉल्यूम कम हो चुका है। आइस का वॉल्यूम और आइस H2O लिक्विड और H2O सॉलिड में किसका वॉल्यूम ज्यादा? H2O सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा। क्या समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन? टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन? फॉरवर्ड। अरे बोलिए, फॉरवर्ड। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां के मोल कम है, लेकिन दोनों सॉलिड लिक्विड है, तो क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होती है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होती है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे से इनवर्सली है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो देखो वॉल्यूम किसका कम होगा? ये लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड में किसका वॉल्यूम कम होगा? लिक्विड का। तो लिक्विड कहाँ में है? प्रोडक्ट साइड में है, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड। कहाँ में शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया? फॉरवर्ड। तो बताओ इसके लिए आपको बताना है फेवरेबल कंडीशन। तो बताओ क्या होगा इसके लिए? फेवरेबल कंडीशन क्या होगा बोलो? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो जब हमारा लिक्विड होगा तो आप ऐसे कर लेना, लेकिन वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड की कंडीशन ही कुछ अलग हो गई है कि नहीं? तो ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट में एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी के आगे कंटिन्यू करना है। तो ये आपको सेकंड पॉइंट दिखाया गया है, और ये आप सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये आपको कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा है ऐसा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अरे भाई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या आप लोग? क्या वो उसके अंदर में गैस, कौन सा गैस मिलाया जाता है? CO2। तो ये कौन सा चैप्टर में कभी नाम सुना है? हेनरीज लॉ का नाम सुना है क्या कभी? क्या वो सोल्यूशन चैप्टर में आता है क्या? हाँ ठीक है। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब गैस को भाई लिक्विड में मिलाया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन, है कि नहीं? गैस को जब लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के अंदर में क्या है? गैस मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इस रिएक्शन में जो डेल्टा H की वैल्यू होती है नेगेटिव। कुछ बातें हैं जो रटनी है, ये रटना है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि गैस को जब लिक्विड में मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें हीट रिलीज होता है, डेल्टा H की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे बताइए, मान लो ये सोल्यूशन है भाई, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन में क्या है? गैस मिला हुआ है। क्या है? गैस मिला हुआ है। तो आपको बताना है टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा रहे हैं आप लोग? टेम्परेचर। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मेरी आवाज लास्ट तक सुनाई दे रही होगी। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एक्सो या एंडो? आंसर इज एक्सो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में? बैकवर्ड। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी भाई? बैकवर्ड। अच्छा बताओ, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आने से, ये सोल्यूशन था ना, सोल्यूशन, इसमें गैस मिला हुआ था, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम या ज्यादा? तो आंसर इज सॉल्युबिलिटी तो क्या हो गई? डिक्रीज। अरे भाई ये गैस एक सोल्यूशन था, उसके अंदर में क्या था? गैस मिला हुआ था। अरे भाई क्या था? गैस मिला हुआ था। अब बाहर से जब आप हीट करेंगे तो उसमें जो गैस सॉल्युबल था वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो उस गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? तो आंसर इज कम हो जाएगी। अरे भाई हो जाएगी ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी या कम हो गई? कम हो गई। क्या आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बहुत गरम गरम पीते हैं क्या? नहीं, ठंडा ठंडा पीते हैं। कैसा? ठंडा ठंडा। समझ पा रहे हैं ना भाई? अब ये नहीं कि टेम्परेचर बहुत गर्म कर दिया भाई, गैस का सॉल्युबिलिटी तो कम हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा मेरा कहने का ये मतलब है, बताइए प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, देखिए ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये हेनरीज लॉ में आपको आता है और वहां में पढ़ना है, जो प्रेशर होता है उससे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। अब प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू हेनरीज कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आता है। और यही जो मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा मतलब गैस उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखेंगे, आप तो 12th तो पास करके आए हैं ना भाई, तो ये पढ़े होंगे कि P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू KH। केएच बोले तो हेनरीज कांस्टेंट। मतलब इस केस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब गैस का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो कहने का ये मतलब है कि प्रेशर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती कि कम हो जाती है? आंसर इज बढ़ जाती है। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? तो याद रखना, प्रेशर बढ़ाने से उसमें क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए फेवरेबल कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? टेम्परेचर हाई होना चाहिए? नहीं, टेम्परेचर लो और प्रेशर ज्यादा। लिख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फेवरेबल कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो क्या हो जाएगा बताइए? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। भाई जब टेम्परेचर हमारा कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ऐसा कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लास्ट टॉपिक है भाई, सबसे लास्ट टॉपिक यही है, और इसको पढ़ाने के बाद 10 मिनट केवल आपको सुनेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। वहां से एक फॉर्मूला आएगा और उस फॉर्मूला से देखो, ओवरऑल आपका इस चैप्टर में 3 ही फॉर्मूला है। पहला केपी और केसी में, एक अल्फा और वॉल्यूम और प्रेशर में, और तीसरा जो अभी मैं पढ़ाऊंगा वही 3 फॉर्मूला है, और 3 फॉर्मूला से आपका 3-4 क्वेश्चन में करा दूंगा। उसके बाद ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए भाई, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड अल्फा, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसके बीच में रिलेशन, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना क्या होता है? ये सबसे लास्ट टॉपिक है हम लोग का, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड अल्फा। तो आपको क्या करना है, आज मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कल नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल सारे स्टूडेंट लेके आएंगे। जो जो डाउट है उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ में। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे वेपर डेंसिटी को कैपिटल डी से लिखा जाएगा। और आप लोग क्या ये वेपर डेंसिटी का नाम पहली बार सुन रहे हैं कि आपने कहीं सुना था? क्या मोल कंसेप्ट में सुना था क्या वेपर डेंसिटी, है कि नहीं? तो देखिए, वेपर डेंसिटी जो होती है, कोई भी गैस की जो वेपर डेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या था कि कोई भी गैस का डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई भी गैस का डेंसिटी हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी के, मतलब देखो, किसी का भी आपको वेपर डेंसिटी निकालना है तो उस गैस का आप क्या करेंगे, उस गैस का डेंसिटी निकालो, और किसके रिस्पेक्ट में भाई? हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? वेपर डेंसिटी। अगर आपको किसका निकालना है भाई? ऑक्सीजन का डेंसिटी निकालना है। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो यहाँ में क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो मेरा कहने का ये मतलब है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो दोनों सेम है भाई, और दोनों डेंसिटी का रेशियो है। तो बताओ ये इसका यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा बताइए? डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है ना भाई, होता है ना मास। उसका यूनिट क्या होती है? ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ में भी सेम, तो कट जाएगा ना यूनिट। तो ये यूनिट लेस होता है। कैसा होता है? यूनिट लेस होता है। और यहाँ से हम लोग इसको जब हम लोग डिराइव कर रहे थे तो एक रिलेशन आया था, और रिलेशन क्या था कि मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां में डिराइव करके दिखाया था आपको। और बताइए, गैस का मोलर मास डिवाइड बाई हाइड्रोजन गैस का मोलर मास, और बताइए हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है? 2। कितना होता है बोलिए? 2। तो वहां से एक फॉर्मूला क्या हो गया कि मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2 क्या होती है? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का आपने 2 फॉर्मूला निकाला है। क्या निकाला है कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस वेपर डेंसिटी होता है, या कोई भी उस गैस का मोलर मास को जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? वेपर डेंसिटी। क्या निकल जाता है? वेपर डेंसिटी। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो भाई ये PCl5 है, और ये PCl3 गैस है, और ये Cl2 गैस है। भाई हम चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दें और आपको क्वेश्चन करा दें, 3-4 क्वेश्चन आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा फील करिए कि ये आया कैसे, है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो आपने क्या केमिस्ट्री का लैब में गए भाई, और आपने स्टार्ट करा, ठीक है? स्टार्ट किया यहाँ में शुरुआत में बताओ हमारे पास में रिएक्टेंट, मान लो ये कंटेनर क्लोज है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है? और आपने एक फ्लास्क लिए और फ्लास्क में आपने रिएक्शन को स्टार्ट करा, तो बताओ शुरुआत में हमारे पास में क्या रहेगा? PCl5। अरे भाई शुरुआत में क्या रहेगा? PCl5। मान लीजिए इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे PCl5 के ही तो कुछ ना कुछ मोल प्रेजेंट होंगे, और इन सब के मोल कितने रहेंगे भाई बताइए? 0। क्या हो जाएंगे? 0।
मान लीजिए शुरुआत में हमारे पास में क्या है, PCl5 का 1 मोल है और इसके मोल तो 0 हो जाएंगे। कुछ समय के बाद, मान लो 10 मिनट के बाद आपने क्या करा भाई, देखिए शुरुआत में हमारे पास में आपने एक फ्लास्क लिया भाई, क्योंकि आपको रिएक्शन करानी है, और ये फ्लास्क लिया और इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, PCl5। तो इनिशियली हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे PCl5, ठीक है। और इस इनिशियल को हम लोग यहाँ में क्या यूज करते हैं, थ्योरेटिकल। क्या यूज करते हैं, थ्योरेटिकल। मान लीजिए आपने क्या करा, यहाँ में आपने आपको एक फ्लास्क मिलेगा, उसके अंदर में आपने PCl5 डाल दिया है और बर्नर होगा भाई, बर्नर पे आप PCl5 को हीट करना स्टार्ट किए। क्या करिए, हीट करना स्टार्ट किए। यहाँ में कोई इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं होती है, समझ पा रहे हैं ना भाई, कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। आप कोई भी समय आपने क्या किया भाई, फ्लास्क लिया, उसके अंदर में PCl5 इनिशियली प्रेजेंट था और आप उसको बाहर से हीट देना शुरू कर दिए। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो मान लो आपने हीट देंगे तो बताओ क्या ये भी बचेगा और ये भी बचेगा, ये भी बचेगा। मान लो कुछ सेकंड के बाद रिएक्टेंट भी बचा होगा और प्रोडक्ट भी कुछ कुछ बन गया होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। तो देखिए अब आप क्या होगा भाई, दूसरा कंटेनर टाइम t इज इक्वल टू क्या हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट के बाद क्या देखा गया कि यहाँ में PCl5 के भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, PCl3 भी कुछ बन चुका है, और क्या भी बन चुका है भाई, Cl2 बन चुका है। क्या आप समझ पा रहे हैं, कब बना है, कुछ समय के बाद। क्या ये इक्विलिब्रियम वाला टाइम है क्या, नहीं। आपने जितना मर्जी उतना टाइम इसको हीट कर दो, समझ पा रहे हैं ना। आफ्टर हीटिंग अगर हम बात करें, आफ्टर हीटिंग के बाद कुछ, ये आफ्टर हीटिंग कुछ हीट करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब कुछ बचा रहेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं अब्जॉर्ब। क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ऑब्जर्व वैल्यू पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और इनिशियली में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बोलिए, रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा बताइए, इनिशियल में इसके पास क्या, मान लो इनिशियली में इसका अल्फा कितना होगा, अल्फा 0। अरे भाई इनिशियली में इसका अल्फा कितना होगा, 0। लेकिन प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ अल्फा होगा, क्योंकि देखो यहाँ में 1 माइनस अल्फा होता है और यहाँ में क्या बनेगा, अल्फा अल्फा। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई। अल्फा बोले तो कितना मान लो यहाँ में हम लोग x डिसोसिएट करते थे ना भाई, और x की वैल्यू क्या, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, x/1। तो जो x होगा वही अल्फा होगा, तो मैंने अल्फा अल्फा लिख दिया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब है कि जब इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, जब इसको हीट करा जाएगा तो यहाँ में क्या क्या भी बच जाएगा, बताओ, रिएक्टेंट भी बच जाएगा और प्रोडक्ट भी बच जाएगा। अगर मान लो ये जो इनिशियल वैल्यू है, इसका अगर हमको निकालना है, इसका जो डेंसिटी होगा भाई, मान लो इसका जो डेंसिटी होगा, वो डेंसिटी कौन सी डेंसिटी यहाँ में प्रेजेंट होगी, थ्योरेटिकल डेंसिटी प्रेजेंट होगी। कौन सी भाई, थ्योरेटिकल डेंसिटी। लेकिन यहाँ में जो डेंसिटी इसकी प्रेजेंट होगी वो कौन सी डेंसिटी प्रेजेंट होगी, ऑब्जॉर्ब डेंसिटी। ऑब्जॉर्ब डेंसिटी बोले तो सारा एवरेज होगा भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेंसिटी। क्या समझ पा रहे हैं ना। केवल इनिशियली में हमारे पास रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट का जो डेंसिटी होगा उसको क्या बोला जाएगा, थ्योरेटिकल डेंसिटी। क्या बोला जाएगा, थ्योरेटिकल डेंसिटी। और बताओ इस थ्योरेटिकल डेंसिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाई 2 हो जाएगा ना भाई। तो इसकी क्या हो जाएगी, मोलर मास थ्योरेटिकल डिवाइड बाई 2। तो जो हमारा रिएक्शन में शुरुआत में जो प्रेजेंट होगा, अरे भाई PCl5 का आप मोलर मास निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका मोलर मास को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, थ्योरेटिकल डेंसिटी। क्या निकल जाएगा, बोलिए, थ्योरेटिकल डेंसिटी। लेकिन यहाँ में देखो, अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, ऑब्जॉर्ब डेंसिटी। तो ऑब्जॉर्ब डेंसिटी क्या हो जाएगा, बताओ, मोलर मास ऑब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय 2। और ये जो ऑब्जॉर्ब मोलर मास है भाई, उसमें तो क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब कुछ प्रेजेंट है। तो इसका जो एवरेज आएगा, क्या आएगा भाई, इसका जो एवरेज आएगा उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑब्जॉर्ब। समझ पा रहे हैं ना। और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ऑब्जॉर्ब डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। तो मेरा कहने का ये मतलब है, बताइए, जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या पता होगा शुरुआत में, आपको तो थ्योरेटिकल वैल्यू पता होगी, आपको थ्योरेटिकल मोलर मास पता होगा, आपको थ्योरेटिकल डेंसिटी पता होगा, लेकिन ऑब्जॉर्व पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाई क्या क्या है, बताइए, ये तो एवरेज वाला है। समझ पा रहे हैं ना। इस समय के बाद हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब कुछ प्रेजेंट है, और उसका जो एवरेज आएगा वही उसका एवरेज मोलर मास होगा। और एवरेज मोलर मास को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ऑब्जॉर्ब वेपर डेंसिटी। क्या आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप सोच के देखिए, अगर मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, और रिएक्शन स्टार्ट हो गई है
मान लो यहाँ में ऐसा कुछ बनेगा, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा भाई, तो आप क्या पता कर सकते हैं, आप थ्योरेटिकल मोलर मास निकाल सकते हैं ना भाई। थ्योरेटिकल नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो बताओ थ्योरेटिकल मोलर मास कितना है 70। तो बताओ इसका थ्योरेटिकल डेंसिटी क्या होगा, इसका मोलर मास को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा भाई 17/2। तो यही होता है ना, बताओ वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाई 2 ही होता है ना। इसका मोलर मास कितना है 17/2। तो क्या निकल गया है थ्योरेटिकल डेंसिटी। लेकिन मैं बोलूंगा बताओ इसका ऑब्जर्व डेंसिटी निकालो, तो नहीं निकाल सकते। ऑब्जर्व डेंसिटी कैसे निकालेंगे भाई, वो जो डेंसिटी होती है ऑब्जर्व मोलर मास होता है, और ऑब्जर्व मोलर मास क्या होगा भाई, ऑब्जर्व मोलर मास ये सबका मोलर मास का एवरेज होगा, और वो किस बात पे डिपेंड करेगा, अल्फा पे। किस पे डिपेंड करेगा भाई, अल्फा पे। क्योंकि बताइए यहाँ में जो सब कुछ आया है ना भाई, यहाँ में क्या हमारे मतलब ऑब्जर्व बोला जाए तो वहां में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सब कुछ अमाउंट प्रेजेंट है ना भाई। इसका मोलर मास निकालना है, और इसका मोलर मास जो होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी कंपोजिशन वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी, अल्फा वेरी करेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लो इसका क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास क्या होता है, मोल क्या होता है बताओ। मान लो मोल निकालना है, मान लो इसका मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो मान लो इसका मोलर मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर अल्फा की वैल्यू चेंज होगी तो क्या इसका मोल भी चेंज हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई इसका मान लो पहले मान लो अल्फा की वैल्यू तुमने चेंज करा, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इस रिएक्शन में अगर अल्फा को चेंज किया जाए तो बताओ क्या उसका मोल चेंज हो जाएगा। मोल चेंज हो जाएगा तो मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां से जो हम लोग है ना, क्या नहीं निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, वो तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे। अगर अल्फा चेंज होगा तो मोलर मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और उस मोलर मास का जो एवरेज होता है, अरे भाई एवरेज होता है, उसी को ना मोलर ऑब्जर्व मोलर मास बोलते हैं। क्या उस समय हमारे पास रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, अरे भाई है ना, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। और ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे। अल्फा चेंज करेंगे कंपोजिशन चेंज होगा, कंपोजिशन चेंज होगा, मोलर मास चेंज हो जाएगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हम लोग डीटी निकाल सकते हैं, डीटी बोले तो वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, अरे भाई क्या नहीं निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास नहीं निकाल सकते हैं, या ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी नहीं निकाल सकते। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। तो अगर इस रिएक्शन के लिए भाई ये सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं कहानी आपको बता रहा था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शन के लिए अगर हम अल्फा की वैल्यू लिखे ना भाई, तो अल्फा का वैल्यू होता है dt माइनस dio अपॉन dio। dt बोले तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। आपको क्या dt निकालने की जरूरत है क्या, अरे भाई dt तो रिएक्शन देख के निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल है, शुरुआत वाली वैल्यू है। क्या समझ पा रहे हैं ना, तुम कुछ नहीं बोल रहा है, क्या ये dt निकाल सकता है क्या। क्या अगर मान लो अल्फा दिया है तो क्या डीओ निकाल सकते हैं, डीओ दिया है तो क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। बस यही एक टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो अल्फा देगा डीओ निकालने के लिए बोलेगा, अल्फा देगा क्या निकालने के लिए बोलेगा, डीओ, या डीओ देगा तो क्या निकालने के लिए बोलेगा, अल्फा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, डीटी नहीं देके क्या बोलेगा भाई, उसका मोलर मास दे देगा। क्या दे देगा, मोलर मास। अच्छा बताओ डीटी को क्या लिख सकते हैं, मोलर मास, मोलर मास थ्योरेटिकल बाई 2। यहां से क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑब्जर्व बाई 2। नीचे भी क्या आएगा, मोलर मास ऑब्जर्व बाई 2। अरे भाई 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कट जाएगा। तो या तो फाइंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब मिक्सचर पे, मिक्सचर बोला है ना, सब कुछ होगा, मतलब dt दिया है, d0 दिया है, dt दिया है, d0 दिया है, d0 दिया है। समझ पा रहे हैं ना भाई। ध्यान से सुनो, अल्फा कितना है बताओ, 25%। 25% मतलब 25/100 होता है ना ऐसे। तो क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25 ऐसा बोल सकते थे। चलिए ठीक है, अब आपको यहाँ में क्या दिया है, d0 कितना दिया है, नहीं कुछ नहीं दिया, क्या दिखा है, हाँ क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर, क्या निकालना है, d0, है ना। तो बताओ सबसे पहले क्या ये शुरुआत में रिएक्टेंट होता है, अरे भाई होता है ना, शुरुआत में क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल मोलर मास। कैसे, नाइट्रोजन का कितना होता है बताओ 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना आता है 92।
और भाई कितने आ जाएगा 92। अब बताओ क्या इसका थ्योरेटिकल डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या? कैसे? mt/2 करके। बताओ कितना है 92/2 कितना आ जाएगा भाई 46 आ जाएगा ना ऐसे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब dt निकल चुका है तो बताओ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ n1, n1 तो कितना है बताइए इसका कोफिशिएंट 1, डेल्टा एन जी वी कितना है भाई 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। फॉर्मूला क्या होता है बताओ dt, क्या होता था dt कितनी है 46 माइनस d0 इंटू d0 होगा कि नहीं होगा? होगा। अल्फा का वैल्यू को क्या डालेंगे 1/4, तो 1/4 क्या हो जाएगा बताओ 46 माइनस d0 अपॉन d0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा d0 इज इक्वल टू 4 इंटू 46 माइनस 4 इंटू 4 d0, और d को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो बताओ d0 की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 46 डिवाइड बाई 5। थर्टी 36.8 समझे हैं आप ये क्वेश्चन को? भाई देखो ये 5 से 45 9 टाइम्स में 9 5 जब 45 होता है तो 9.2 टाइम्स में ये 46 कट जाएगा और 9.2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ जाएगा 36.8। तो आप दो टाइप का क्वेश्चन करा आपने, एक तो d0 दिया था तो अल्फा निकाला था, एक बार अल्फा दिया है तो d0 निकालना है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? चलिए कॉपी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए भाई। ये रिएक्शन में क्या होगा हमारा डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 नहीं होगी, इस बार क्या हो जाएगी बताओ 3 - 1 2 आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2। तो लिखेंगे इसके बाद लैंग्वेज लिखिए इफ अल्फा ऑफ a is 50%, if alpha of a is 50% and vapor density of equilibrium mixture is 70, find molar mass of a, क्या बोला है वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे वेपर डेंसिटी कितना है 70, मतलब dt है d0 है, आंसर इज d0 है dt है, dt नहीं है, dt तो इनिशियल होता है ना भाई, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मतलब सब उस समय प्रेजेंट है तो d0 होगा। अब बताओ अल्फा कितना है 50%, मतलब क्या 0.5 है कि नहीं है? 0.5 होता है क्या? ठीक है 0.5 को क्या हाफ लिखा जा सकता है क्या? ठीक है। अब देखो अब तुमको क्या दिया है d0, क्या दिया है d0 कितना 70, क्या निकालना है मोलर मास ऑफ ए, मतलब ए तो थ्योरेटिकल है ना भाई, तो मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास निकालना है ना उसके लिए सबसे पहले dt निकाल लेना, और dt निकल जाएगा तो dt क्या होता है मोलर मास बाई 2, और dt की वैल्यू ऑलरेडी आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है n1, ए का कोफिशिएंट कितना है भाई 1, और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है बताइए 2। फॉर्मूला में यहाँ में क्या होता है dt या d0, dt कितना है नहीं मालूम है, d0 कितना है 70 इंटू क्या हो जाएगा बताइए 70, और अल्फा का वैल्यू कितना है हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt - 70 डिवाइड बाई यहाँ में क्या हो जाएगा 2 इंटू 70, बताओ क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो भाई कट जाएगा ना, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा dt - 70/70, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से तो क्या होगा dt - 70 इज इक्वल टू 70, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 + 70 कितना हो जाता है 140। तो हमारा थ्योरेटिकल डेंसिटी निकल गया है, तो थ्योरेटिकल मोलर मास निकालना है क्योंकि ए तो थ्योरेटिकल है, तो क्या लिखा जाएगा dt इज इक्वल टू 140, तो dt इज इक्वल टू क्या होता है बताओ मोलिकुलर वेट बाई 2 140, तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 280। तो चलिए भाई आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन ये वाला यहां तक समझ में आ गया है?
ये 2 कैसे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, N1 अपॉन डेल्टा Ng। 1 2 3 प्रोडक्ट में गैस के मोल 3, रिएक्टेंट में गैस के मोल 1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? फॉर्मूला था N1 अपॉन डेल्टा Ng। समझ पा रहे हैं ना? केमिकल फिजिकल सब खत्म हो गया ना भाई, तो हम लोग नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे।